अहमद प्रीशे को बेसुध पड़ा देखकर उसकी तरफ चल पड़ा और पास पड़ी कुर्सी को प्रीशे के बेड के करीब करते हुए उस पर बैठ गया और दोनों हाथों से प्रीशे के खून से भरे हाथों को थाम लिया। परी, चुप क्यों हो? आज नहीं बोलोगी मुझे? खड़ूस मक्खी, देखो आज मैं खुद कह रहा हूँ कि ये सब मैं हूँ। अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और मुझे इसी नाम से पुकारो। अहमद की आंखों से आंसू जारी हो गए और उसने अपने होंठ उसके नरम हाथों पर रख दिए। इतने में अहमद को एहसास हुआ तो उसने फौरन प्रीशे का हाथ छोड़ दिया। ये क्या हो रहा है मुझे? कहीं मैं प्रीशे से मोहब्बत? ये कहते हुए अहमद कुर्सी से उठा और उल्टे पाँव पीछे की तरफ चलने लगा। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं तो किसी और से मोहब्बत करता हूँ। तो फिर मैं प्रीशे से कैसे? ये कहते हुए वह जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा तो सुल्तान साहब को खड़ा पाया। वो ये सब देख और समझ चुके थे। अहमद को कुछ समझ ना आया कि वो इनसे क्या कहे और सुल्तान साहब से आंखें चुराने लगा। सुल्तान साहब ने भी कुछ भी पूछना मुनासिब न समझा और परी की तरफ बढ़ गए और इसी कुर्सी पर विराजमान हो गए। अहमद ने एक बार प्रीशे को मुड़कर देखा और फिर बाहर की तरफ बढ़ गया। अहमद बाहर निकलकर रिसेप्शनिस्ट के पास गया और डेड बॉडी का पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने वार्ड बॉय को आवाज दी, ये सर को सर्द खाने ले जाओ और डेड बॉडी का सामान भी इनके हवाले कर दो। रिसेप्शनिस्ट ने वार्ड बॉय को कहा तो अहमद वार्ड बॉय के पीछे पीछे चल पड़ा। रूम में दाखिल होते ही वार्ड बॉय ने सामान अहमद के हवाले कर दिया और अहमद को डेड बॉडी के सामने खड़ा कर दिया। वार्ड बॉय के जाने के बाद अहमद अब डेड बॉडी के सामने बुत बना खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये कौन हो सकता है, क्योंकि उसके वहमो गुमान में भी ना था कि ये साजिद साहब हो सकते हैं। अहम हिम्मत करके अहमद ने अपना हाथ बढ़ाया और जैसे ही चेहरे से कपड़ा हटाया तो इसे शदीद झटका लगा। वो कोई और नहीं बल्कि साजिद साहब ही थे। अहमद ने देखा तो 2 कदम पीछे को हो गया। अभी वो इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतने में साजिद साहब का फोन बजने लगा। अहमद ने फोन को देखा तो उस पर बेगम जाम के नाम से नंबर सेव था। अहमद को ये देखकर कुछ समझ ना आया कि वो फोन उठाए के काटे। अहमद में इतनी हिम्मत न थी कि वो इन्हें ये बात बता सके, इसलिए उसने फौरन फोन काट दिया और सर पकड़कर दीवार के साथ लग गया, क्योंकि इस पर ये हालात पहले कभी ना आए थे। इतने में उसे फिर फोन आया और वही नंबर बार बार स्क्रीन पर आ रहा था। अहमद बार बार फोन काट रहा था लेकिन वो नंबर भी बार बार स्क्रीन पर चमक रहा था। अब की बार अहमद ने हिम्मत की और फोन उठा ही लिया। शुमाइला बेगम, हेलो, किधर रह गए आप? कब तक आना है? और मेरा फोन क्यों काट रहे हैं बार बार? हाँ, पता ना कितना परेशान हो जाती हूँ मैं। अहमद आगे से कुछ ना बोला और चुपचाप सुनता रहा। शुमाइला बेगम, बोल क्यों नहीं रहे अब आप? और आपकी लाडली कहाँ है? मैं उसे भी कॉल कर करके थक गई हूँ। दोनों ने नाक में दम किया हुआ है मेरे। शुमाइला बेगम मुसलसल बोल रही थी जबकि अहमद खामोशी से सब सुन रहा था। अब की बार अहमद की हिम्मत टूट गई और उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। शुमाइला बेगम ने हल्की हल्की सिसकी सुनी तो बोली, शुमाइला बेगम, साजिद साहब आप ही हैं ना फोन पर? अहमद अब चुप ना रहा और हिम्मत करके बोल ही पड़ा। अहमद, आंटी वो। शुमाइला बेगम, जी आप कौन और आपके पास मेरे हस्बैंड का फोन क्यों है? हैरानगी से बोली। अहमद, आंटी मैं अहमद हमदान हूँ, सुल्तान हमदान का पोता। शुमाइला बेगम, ओ अच्छा अच्छा, लगता है वो फोन भूल गए आपके ऑफिस। खुद को इत्मीनान देते हुए कहा। अहमद, नहीं आंटी वो। अहमद की आवाज में सिसकियां थीं। शुमाइला बेगम का दिल बैठ सा गया। शुमाइला बेगम, बोलो बेटा, सब ठीक तो है ना? आपकी आवाज से लग रहा है जैसे आप रो रहे हो। अहमद, आंटी वो एक्सीडेंट। ये कहते ही अहमद ने रोना शुरू कर दिया। शुमाइला बेगम का दिमाग सुन्न हो रहा था और हाथ ठंडे पड़ रहे थे। शुमाइला बेगम, बेटा बोलो भी। परी ठीक है ना? साजिद साहब ठीक है ना? बोलो भी। अब की बार वो चिल्ला उठी। अहमद, आंटी अंकल अब नहीं रहे। अहमद ने अटकते हुए बोला। शुमाइला बेगम सुनते ही जमीन पर गिर गई। अहमद, हेलो हेलो आंटी, अहमद ने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन दूसरी जानिब से कोई आवाज ना आई। अहमद फौरन उठा और कमरे से बाहर को चला गया और प्रीशे के कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में दाखिल हुआ तो प्रीशा अभी भी बेहोश थी जबकि सुल्तान साहब कुर्सी पर बैठे ऊँग रहे थे। अहमद आहिस्तगी से सुल्तान साहब की तरफ बढ़ा और उनके कंधे पर हाथ रखा। सुल्तान साहब फौरन चौंक कर उठ बैठे। क्या हुआ? सुल्तान साहब ने अहमद के सुर्ख आंसुओं से तर चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। आप बाहर चले, मुझे कुछ बताना है आपको, अहमद ने कहा और बाहर को निकल पड़ा। सुल्तान साहब भी इसके पीछे पीछे चल पड़े। अहमद बाहर दीवार के साथ टेक लगाते खड़ा था। सुल्तान साहब ने कंधे पर हाथ रखा और पूछा, क्या हुआ है, अब बताओ मुझे। अहमद ने गहरी सांस ली और सुल्तान साहब को आंसू भरी आंखों से देखते हुए बोला, दादा जान, साजिद साहब अब नहीं रहे। अहमद ने हिम्मत करके बोला और वापस उसी पोज में आ गया। सुल्तान साहब को एकदम झटका सा लगा। दादा जान, डेड बॉडी लेकर जानी है घर में, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता हूँ, अहमद ने कहा और रिसेप्शन की तरफ बढ़ गया।
سلطان صاحب وہی کھڑے رہے۔ احمد ان کے پاس آیا اور بولا دادا جان آپ باڈی لے کر چلے، میں پریشے کو لے کر آتا ہوں۔ احمد نے پیپر سلطان صاحب کی طرف بڑھا دیے۔ ٹھیک ہے تم پریشے کو کچھ مت بتانا، سلطان صاحب نے احمد کے کندھوں پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ باڈی ایمبولینس میں رکھوا دی ہے، میں بس پریشے کو ہوش میں آتے ہی لے آؤں گا۔ احمد نے سلطان ہمدان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور سلطان صاحب کو ایمبولینس تک لے گیا اور واپس خود پریشے کے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ بابا بابا پریشے چلاتی ہوئی اٹھی۔ احمد نے پریشے کو دیکھا تو فوراً اس کی طرف بڑھا۔ پریشے نے اپنی ساری ڈرپس اتار دی اور بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل پڑی۔ احمد بھی اس کے پیچھے بھاگا، وہ جانتا تھا وہ اس وقت ہوش میں نہیں ہے۔ بابا پریشے مسلسل چلاتی جا رہی تھی اور بھاگتی ہوئی ہسپتال سے باہر آ گئی۔ احمد تیزی سے بھاگا اور پریشے کو بازوؤں سے پکڑ لیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، بابا زخمی ہیں، انہیں میری ضرورت ہے، چھوڑو۔ پریشے غصے سے احمد سے جونج رہی تھی۔ خاموش پری خاموش، احمد نے اس کی دونوں بازوؤں کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ چھوڑو احمد، میرے بابا کا خون نکل رہا تھا، چھوڑو مجھے، پریشے چلاتی ہوئی بول رہی تھی۔ احمد نے اسے سینے سے لگا لیا۔ پریشے بچوں کی طرح اس کے سینے پر مکے مار رہی تھی۔ چھوڑو احمد میرے بابا، پریشے اب تھک گئی تھی۔ احمد کو جب محسوس ہوا کہ اب وہ سکون میں ہے تو اسے اپنے سے الگ کیا اور ہاتھ پکڑتے ہوئے گاڑی کی طرف لے آیا۔ پریشے خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پورے راستے پریشے خاموش رہی، جبکہ احمد اس کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر خوف سے محسوس کر رہا تھا۔ وہ لڑکی جو ہر وقت مسکراتی رہتی تھی اور خاموش ہونا جسے آتا نہ تھا، آج وہ ایسے بیٹھی تھی جیسے جینے کی چاہ ہی نہ ہو اور مسکرانا بھول چکی ہو۔ کچھ ہی دیر میں احمد نے اپنی گاڑی خان ہاؤس کے باہر روکی۔ پریشے خاموشی سے کسی سوچ میں گم بیٹھی تھی۔ وہ اپنے اندر اتنا گم تھی کہ اسے معلوم بھی نہ ہوا کہ وہ گھر پہنچ چکی ہے۔ احمد نے ایک نظر پریشے پر ڈالی، جس کا چہرہ ہر وقت چمکتا تھا، جس کی آنکھوں میں ہر وقت شرارتیں ناچتی تھیں۔ آج وہ چہرہ بے جان تھا اور وہ آنکھیں خالی پن کی تصویر بنی احمد کے سامنے موجود تھی۔ احمد نے حوصلہ کیا اور پریشے کو آواز دی، پری گھر آ گیا ہے۔ پریشے ایسے جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو۔ احمد نے اس کی طرف دیکھا اور پھر گاڑی سے اتر کر اس کی سائیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ احمد نے دروازہ کھولا اور اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ پری ہاتھ دو اپنا اور باہر آؤ، احمد نے پریشے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پریشے نے ایک نظر احمد پر ڈالی اور پھر اس کے ہاتھ پر۔ تھامو میرا ہاتھ اور آ جاؤ باہر۔ احمد نے ایک بار اس کے آگے ہاتھ بڑھایا۔ پریشے نے خالی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا اور باہر نکل آئی۔ احمد اسے اپنی بازوؤں کے حصار میں لیا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اندر لوگوں کا ہجوم تھا، وہ تمام لوگ جن سے ساجد صاحب ملا کرتے تھے، ان کے تمام دوست، سب باہر کھڑے غم کی تصویر بنے ہوئے تھے، کیونکہ یہ ایک ناگہانی موت تھی اور کسی کو بھی ابھی تک ساجد صاحب کی موت کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ احمد پریشے کو لے کر جیسے ہی دروازے تک پہنچا تو سلطان صاحب میت کے پاس کھڑے پائے۔ احمد نے پریشے کو آگے بڑھایا لیکن پریشے وہیں رک گئی۔ چلو پریشے اندر چلو، احمد نے اس کے ہاتھ کو دباتے ہوئے کہا۔ پریشے کی آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہ تھا، وہ تو جیسے بت سی بن گئی تھی۔ احمد نے اس کو پکڑتے ہوئے اندر کی طرف بڑھایا۔ شمائلہ بیگم ساجد صاحب کے جنازے کو پکڑے بیٹھی تھی، رو رو کر ان کی آنکھیں سوج چکی تھیں، جبکہ اب ان سے مزید رویا بھی نہیں جا رہا تھا۔ پریشے نے احمد کے ہاتھوں کو جھٹکا دیا اور وہیں گر گئی۔ شمائلہ بیگم نے پریشے کو دیکھا تو بھاگتی ہوئی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ پری دیکھو تمہارے بابا اٹھ نہیں رہے، کب سے اٹھا رہی ہوں انہیں، لیکن یہ خاموش لیٹے ہیں۔ دیکھو بابا کی پری ہو نا، چلو بابا کو آواز دو، دیکھنا ابھی اٹھ کر بیٹھ جائیں گے، چلو پری دو نا بابا کو آواز۔ شمائلہ بیگم روتے ہوئے دیوانہ وار مسلسل بول رہی تھی۔ پریشے بالکل چپ مسلسل ساجد صاحب کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ شمائلہ بیگم نے پری کی آنکھوں میں دیکھا تو چلا اٹھی، پری رو بیٹا رو، سامنے بیٹا، چپ نہ رہو، رو بیٹا میرا بچہ رو۔ شمائلہ بیگم پریشے کے چہرے کو پکڑ کر بول رہی تھی، لیکن پریشے ابھی بھی اپنی نظریں ساجد صاحب کی طرف ٹکائے بیٹھی تھی۔ شمائلہ بیگم اٹھی اور احمد کی طرف بڑھ گئی۔ احمد اسے کہو روئے، یہ رو کیوں نہیں رہی؟ اس کے بابا اسے چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور یہ رو ہی نہیں رہی۔ احمد یہ نہ رو سکی تو اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا، اسے رلاؤ، شمائلہ بیگم نے احمد کے کندھوں کو تھامتے ہوئے کہا۔ شمائلہ بیگم واپس پریشے کی طرف بڑھی اور اس کے کندھوں سے پکڑتے ہوئے جنازے کے پاس لے گئی اور پاس بٹھا دیا۔ پری بابا، بابا کو دیکھو اپنے اور رو، شمائلہ بیگم اسے کندھوں سے جھٹکے دیتے ہوئے بولی۔ پریشے ابھی بھی گم سم بیٹھی ساجد صاحب کے چہرے کو دیکھی جا رہی تھی، آنکھیں بالکل خشک جیسے سارا غم اپنے اندر پھینک دیا ہو۔ شمائلہ بیگم ایک بار پھر چلا اٹھی، کوئی اسے رلا دو میری بچی کو، کوئی رلا دو اسے، بتاؤ اس کے بابا چلے گئے ہمیں چھوڑ کر، اس کے دوست چلے گئے، دوستی توڑ کر ہمیں اکیلا چھوڑ دیا، شمائلہ بیگم چلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہاں موجود سب کی آنکھیں نم سے بھری ہوئی تھیں۔ احمد مسلسل پریشے کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی شمائلہ بیگم نے ساجد صاحب کا کہا کہ وہ دوست چلا گیا، پریشے نے ایک زوردار چیخ ماری۔
नहीं नहीं, ये मेरे बाबा नहीं है, ये मेरे बाबा नहीं है, प्रीशा पागलों की तरह चिल्लाते हुए बोल रही थी। मामा ये बाबा नहीं है, प्रीशा ने शमाइला बेगम के चेहरे को पकड़ते हुए कहा। मामा मैं बाहर देख कर आई, अभी आ जाएंगे बाबा, 1 मिनट में देख कर आई। प्रीशा ने शमाइला बेगम को कहा, उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अहमद ने प्रीशा का हाथ पकड़ लिया। मेरा हाथ छोड़ो अहमद, मेरा हाथ छोड़ो, मेरे बाबा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। प्रीशा ने अहमद से हाथ छुड़वाने की कोशिश की। अहमद ने हाथ मजबूती से पकड़े रखा। प्रीशा ने अब अहमद को मारना शुरू कर दिया। छोड़ो छोड़ो, मैं अपने बाबा को आवाज दूंगी, अब छोड़ो मुझे। प्रीशा ने अहमद की तरफ देखते हुए कहा, बाबा ये देखें बाबा। प्रीशा की आंखें अब नम हो रही थी। प्रीशा मुसलसल साजिद साहब की तरफ देख रही थी, जो कि आराम से अपने जनाजे पर लेटे थे। अहमद ने प्रीशा का हाथ छोड़ा क्योंकि अब वो रोने वाली थी। प्रीशा भागती हुई साजिद साहब की तरफ गई और उनका चेहरा पकड़ लिया। बाबा देखें, मैं परी देखें, मुझे चोट लग गई, बहुत दर्द हो रहा है। बाबा चले ना, जादू करें इस पर। प्रीशा अपने जख्म दिखाते बच्चों की तरह बोल रही थी। दोस्त देखो, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं, उठो चलो। पता ना, आज मैं सोच रही थी हम बाहर खाना खाएंगे, लेकिन ये क्या बात हुई दोस्त, आप तो सो रहे हैं। प्रीशा ने साजिद साहब के जनाजे को पकड़ते हुए कहा। मामा आप क्यों रो रही हैं, हाँ चलें, तैयार हों, चलते हैं बाहर, और मैं भी होकर आती हूँ। प्रीशा ये कहकर जैसे ही बढ़ने लगी, शमाइला बेगम ने उसका हाथ पकड़ लिया। परी बाबा चले गए हैं बेटा, बाबा चले गए हैं, शमाइला बेगम ने उसे गले लगाते हुए कहा। परी एकदम नीचे बैठ गई। नहीं नहीं बाबा नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते। उठे बाबा उठे, ये क्या बात हुई, कहा था ना मैंने कल गाड़ी चलानी है, मेरी बारी तो आई ही नहीं। परीशा चिल्लाते हुए बोल रही थी। परीशा ने अब जोर जोर से रोना शुरू कर दिया था। वो बिल्कुल बच्चों की तरह बोल रही थी। मुझे मेरा दोस्त वापस कर दो, अल्लाह जी मेरा दोस्त वापस दे दो। परीशा ने ऊपर की तरफ देखते हुए कहा। बाबा प्लीज उठो, आपको आपकी परी की कसम, प्लीज उठो ना। मैं कब से बुला रही हूँ इन्हें, मामा बाबा नहीं उठ रहे, कब से बुला रही हूँ इन्हें। प्रीशा पागलों की तरह बोल रही थी। सुल्तान साहब ने हमर को इशारा किया क्योंकि अब दफनाने का वक्त हो गया था। सब मर्द अंदर की तरफ बढ़े। प्रीशा ने अंदर आते देखा तो फौरन साजिद साहब के साथ लिपट गई। नहीं नहीं, ये मेरे बाबा हैं, इन्हें लेकर नहीं जाना, अगर किसी ने हाथ भी लगाया तो मैं उसे मार दूंगी। प्रीशा चिल्लाते हुए बोली, ये मेरे बाबा हैं, मेरे बाबा। प्रीशा ने साजिद साहब के माथे पर बोसा दिया। अहमद आगे बढ़ा और प्रीशा के बाजुओं से पकड़ लिया। अहमद बाबा को लेकर जा रहे हैं, छोड़ो मुझे, इन्हें बहुत चोट लगी थी, मुझे इन्हें लेकर जाना है डॉक्टर के पास। प्रीशा चिल्लाते हुए बोल रही थी। 4 लोगों ने साजिद साहब के जनाजे को कंधा दिया और कलमा शहादत बा आवाज बुलंद नारा लगाया और जनाजे को बाहर की तरफ ले चले। बाबा बाबा ना लेकर जाओ मेरे बाबा को, आप लोगों को खुदा का वास्ता है, इन्हें बहुत चोट लगी है, छोड़ दो इन्हें। प्रीशा ने रोते हुए जनाजे के पीछे भागने की कोशिश की करते हुए कहा, लेकिन अहमद ने उसे मजबूती से थाम रखा था। शमाइला बेगम भी परी को संभालने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, प्रीशा अहमद की बाहों में बेहोश होकर गिर गई। परी परी क्या हुआ, परी उठो बेटा। शमाइला बेगम जो कि शोहर के गम से निढाल थी, अब वो अपनी बेटी की वजह से रो रही थी। अहमद ने प्रीशा को अपनी बाहों में उठाया और इसे कमरे में ले गया। शमाइला बेगम भी इसके साथ कमरे में आकर प्रीशा के पास बैठ गई। अहमद ने जल्दी से डॉक्टर को कॉल किया और उन्हें बुला लिया। बेहोशी में भी वो बाबा बाबा बोल रही थी। कुछ ही देर में लेडी डॉक्टर प्रीशा के कमरे में दाखिल हो गई। अहमद ने डॉक्टर को देखा तो देखकर कमरे से बाहर चला गया, जबकि शमाइला बेगम अंदर प्रीशा के पास ही रही, क्योंकि वो प्रीशा के लिए बहुत परेशान थी और अब साजिद साहब के बाद प्रीशा ही उनके जीने की वजह थी। अहमद कमरे के बाहर खड़ा लेडी डॉक्टर का इंतजार कर रहा था। जब सुल्तान साहब साजिद साहब को उनकी आखिरी आरामगाह पर पहुंचाकर वापस आ चुके थे और अब वो अहमद को परीशा के कमरे के बाहर खड़ा देखकर उसकी तरफ बढ़ रहे थे। अहमद ने सुल्तान साहब को अपनी तरफ आते देखा तो फौरन उनकी तरफ बढ़ने लगा। कैसी है परी, अब सुल्तान साहब ने अहमद की तरफ देखते हुए पूछा। डॉक्टर अंदर है, बाहर आती है तो कुछ पता चलेगा, अहमद ने उदासी भरे लहजे से कहा। सब ठीक हो जाएगा अहमद, परेशान ना हो, सुल्तान साहब ने अहमद के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। साजिद साहब की मौत ने इसे तोड़कर रख दिया है दादा जान, अहमद ने सुल्तान साहब की तरफ देखते हुए कहा। जानता हूँ अहमद, लेकिन अब तुम्हें ही प्रीशा को संभालना है, सुल्तान साहब ने अहमद के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, जिस पर प्रीशा के लिए परेशानी साफ साफ नजर आ रही थी। मैं क्यों दादा जान, अहमद ने हैरानगी से सुल्तान साहब की तरफ देखते हुए पूछा। इसका जवाब मुझसे बेहतर तुम खुद जानते हो बरखुदार। सुल्तान साहब अभी बात कर ही रहे थे कि लेडी डॉक्टर प्रीशा के कमरे से बाहर आ गई। अहमद ने देखा तो फौरन उनकी तरफ बढ़ गया। कैसी है प्रीशा, कोई ज्यादा मसला तो नहीं, वो ठीक हो जाएगी ना। अहमद की बेचैनी और परेशानी के मिले जुले तासुरात चेहरे पर सजाए सवाल पर सवाल करता जा रहा था, जबकि सुल्तान साहब उसकी बेचैनी को देखकर इत्मीनान महसूस कर रहे थे। काफी शौक लगा है उन्हें और बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, इसी वजह से वो बेहोश हो गई थी, बाकी मैंने उन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है।
अब वो पूरी रात आराम से सो सकेगी और ये कुछ मेडिसिन लिख दी है, इससे उनका बीपी नॉर्मल रहेगा और ये सुकून में भी रहेगी। बस एहतियात करें कि ये ज़्यादा स्ट्रेस ना ले, वरना इनका बीपी शूट कर सकता है। इन्हें नॉर्मल रखें और खुश रखने की कोशिश करें। लेडी डॉक्टर ने सारे सवालात का जवाब देते हुए कहा और साथ ही दवाइयों की पर्ची अहमर को पकड़ा दी। जी शुक्रिया, आए मैं आपको छोड़कर आता हूँ, अहमर ने कहा और लेडी डॉक्टर के साथ चल पड़ा। अहमर के जाने के बाद सुल्तान साहब प्रीशे के कमरे में दाखिल हो गए। प्रीशे अपने बिस्तर पर बेसुध सो रही थी। एक ही दिन में प्रीशे पर एक क़यामत से गुजर गई थी, जिसने उसके ज़हन और दिल दोनों पर एक गहरा असर छोड़ दिया था और ये असर ऐसा था कि कोई भी इसे कम नहीं कर सकता था। प्रीशे के बेरौनक चेहरे को देखकर सुल्तान साहब की आंखों में आंसू आ गए। शमाला बेगम प्रीशे के पास बैठी उसके बालों में अपना हाथ फेर रही थी और मुसलसल उसे देखी जा रही थी। सुल्तान साहब को देखकर वो खड़ी हो गई। नहीं बेटा, बैठी रहो आप, मैं बस प्रीशा को देखने आया था, सुल्तान साहब ने शमाला बेगम की तरफ देखते हुए कहा और खुद भी कमरे में मौजूद सोफे पर विराजमान हो गए। साजिद एक बहुत अच्छा इंसान था, हमारी कंपनी इसके साथ डील कर रही थी। अभी कुछ दिन पहले ही हम बाग में मिले थे, मालूम न था कि बस कुछ दिन के साथी होंगे। ये कहकर सुल्तान साहब अपने आंसू साफ करने लग गए, जबकि शमाला बेगम ने फिर से रोना शुरू कर दिया था।